मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हमारे पास एक सीधा धारावाही चालक है और उस सीधे धारावाही चालक के अंदर इनसाइड हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने एक कंडक्टर बनाया। मैंने ये कंडक्टर बहुत मोटा बनाया हुआ है। अगर मैं कंडक्टर को ऐसा पतला बनाऊंगा जैसा कि वो होता है अपने नॉर्मल साइज पे, फिर उस समय में उसके अंदर क्या हो रहा है शायद मैं आपको शो ना कर पाऊंगा, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा मोटा बनाना पड़ा है। ये हमारी मजबूरी है। हमने उसको माइक्रोस्कोप से देखा, इतना मोटा दिखता है वो कंडक्टर और उसमें ऐसा करंट फ्लो हो रही है। दिस इज द एक्सिस ऑफ दैट कंडक्टर। एक्सिस यू नो वेरी वेल, सेंटर ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। दोनों तरफ कंडक्टर जो होता है बेटा, उसका इधर का जो आप हिंदी में बोलते हो अनुप्रस्थ काट, इधर का जो अनुप्रस्थ काट का केंद्र होगा, इधर का अनुप्रस्थ काट का केंद्र होगा, दोनों को मिला दीजिए, वही क्या कहा जाएगा, अक्ष बोला जाएगा उसको। तो ये एक्सिस आ गई है और इस कंडक्टर की हमने रेडियस कितनी मान ली, कैपिटल आर। इसमें टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई। और इस कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पर एक पॉइंट जो पी है वो अक्ष से कितनी दूर पड़ता है, अक्ष से स्मॉल और डिस्टेंस पर पड़ता है। बस इस पॉइंट पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले तो जो अभी हमने देखा उसको हम जरा दो लाइंस में बनाकर नोट कर लेते हैं। देखिए हमने क्या लिख दिया इस पे कि माना चालक तार की त्रिज्या कैपिटल आर है। हमने फिगर पे भी उसको शो किया हुआ है। इसमें चित्रानुसार आई वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, ऐसा नीचे से ऊपर की ओर। टोटल करंट आई है। इस चालक तार के अंदर कंडक्टर के भीतर की मैं बात कर रहा हूं, चालक की अक्ष से स्मॉल आर लंबवत दूरी पर एक बिंदु पी है, ये एक्सिस है, और इस अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर लंबवत दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर यानी कि पी पर, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है और वो भी एम्पियर्स सर्किटल लॉ से, तो आई हैव टोल्ड यू 4 स्टेप्स। केवल उन्हीं 4 स्टेप्स को ओबे करना है और चलते जाना है एंड फाइनली यू विल गेट योर आंसर। तो देखते हैं क्या होता था। सबसे पहला जो वर्किंग प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट से होकर गुजरने वाला एक सुइटेबल एम्पीरियन लूप आपको बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ये पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इस पॉइंट से पास होने वाला एम्पीरियन लूप बनाएंगे। आपको याद है कंडक्टर की वजह से जब हमने आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इन जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला हुआ था, उस समय किस प्रकार का एम्पीरियन लूप बनाना पड़ा था, सर्कुलर। तो यहां पर भी सर्कुलर हमको बनाना पड़ेगा। पॉइंट पी से गुजरने वाला ये हम एक एम्पीरियन लूप ऐसा बना देते हैं इस पे, इस तरह से। अब ये जो एम्पीरियन लूप बना, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। एम्पीरियन लूप बनाना है फर्स्ट स्टेप पे और बी और थीटा की सिमेट्री चेक करनी है। ठीक है, तो एम्पीरियन लूप बना तो दिया, अभी बी और थीटा की सिमेट्री चेक कर लीजिए कि क्या हर जगह बी सेम है, क्या हर पॉइंट पर थीटा सेम है। देखिए यहां से बेटा लूप के इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना, स्मॉल आर। यहां से लूप के इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल आर। क्यों, क्योंकि ये अगर एक्सिस है तो इसके चारों तरफ हमने ऐसा सर्कुलर बनाया है ना लूप, और कंडक्टर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को आप ले जाइए, हर जगह डिस्टेंस सेम आएगा। ये तो समझ में आता है ना आपको। हर जगह का डिस्टेंस कितना है, भले यहां का डिस्टेंस नजदीक लगता है, लेकिन क्योंकि पीछे साइड है तो बनाने में थोड़ा सा ऐसा दिखेगा ही आपको, अदरवाइज हर जगह सेंटर से सर्कल का डिस्टेंस, सर्कल का सर्कमफरेंस होगा, उसका डिस्टेंस सेम रहेगा। तो यहां से यहां तक आर, ये डिस्टेंस आर, ये भी आर, ये भी आर, पीछे भी आर। तो क्योंकि
अक्ष से हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, और अगर डिस्टेंस सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हर जगह कैसा होगा? तो बी तो लूप के हर पॉइंट पर कैसा है? सेम। एक चीज की सिमेट्री चेक कर ली हमने, अभी थीटा की सिमेट्री चेक करिए। आपको याद होगा जो ये लूप बनता था, अगर ये कंडक्टर है और इसके चारों तरफ ऐसा लूप बनाया है हमने, तो आपको याद होगा इस जगह पर अगर डीएल ऐसे है, डीएल की डायरेक्शन है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो इस की वजह से बनेगा, थंब सेट करिए, ऐसा उंगलियों को फोल्ड कर दीजिए आप। तो जब उंगलियों को ऐसा फोल्ड कर देंगे तो ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा। तो लूप के डीएल और मैग्नेटिक फील्ड, डीएल और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है, एंगल कितना? 0। यहां पर आकर चेक करिए, डीएल और मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन, अगेन थीटा इज इक्वल टू 0। आप किसी भी पॉइंट पर चेक करिए, और इससे पहले भी हम ऐसे लूप बना चुके हैं, वहां भी आपने देखे हैं। तो हर पॉइंट पर डीएल और थीटा के बीच अगर मैं यहां बताऊं, तो अगर ये छोटा सा डीएल है तो यही डायरेक्शन किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड की। तो हर जगह बी और डीएल के बीच का एंगल कितना? दोनों एक दिशा में है, 0 डिग्री। लेकिन ये 0 डिग्री कहां कहां पर है? आंसर है पूरे लूप में ही 0 डिग्री है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर 0 डिग्री है, यहां डीएल और बी बनाइए, यहां भी 0 डिग्री, यहां डीएल और बी बनाइए, यहां भी 0 डिग्री, यहां डीएल और बी बनाइए, यहां भी 0 डिग्री। So across at each and every point on the loop, angle between vector B and vector DL is 0 degree and it is same। भले वो 0 है, मुझे 90 नहीं चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी चाहिए बस हर जगह सेम चाहिए। तो 0 आ रहा है, ठीक है, सेम तो है ना हर जगह। सो आवर लूप इज सिमेट्रिक। तो हमने क्या कर लिया? लूप बनाया और उसकी सिमेट्रिसिटी को भी चेक कर लिया। तो चलते हैं, इसके बारे में भी 4 लाइंस नोट कर लेते हैं। ओके, तो क्या लिखा हमने इसके बारे में? इसके लिए बिंदु P से होकर गुजरने वाला स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्ताकार एम्पीरियन लूप बनाया। आप देख रहे हैं लूप बना लिया हमने, जिसका केंद्र मतलब वो जो सर्कुलर लूप बनाया हमने, उसका सेंटर, सर्कल का एक सेंटर होता है ना, उसको हमने ऐसा बनाया कि सर्कल का सेंटर इसकी एक्सिस पर आ जाए, चालक तार की अक्ष पर है। इस लूप के प्रत्येक बिंदु पर, अभी हमने बताया था कि इस लूप के प्रत्येक बिंदु पर B एक समान है। B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, और थीटा भी एक समान है। कितना है थीटा? 0 डिग्री है। ठीक, तो हमने कितने स्टेप्स पार कर लिए इसके वर्किंग प्रोसेस में? एक स्टेप पार करा है अभी। अब बताइए कि दूसरे स्टेप में हमने क्या करना रहता है? दूसरी स्टेप में हमको करना ये रहता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, ठीक है, क्या आपको याद होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला? डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। सो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल विल बी बी इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर डीएल, और थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है? 0 डिग्री। तो हम इसकी जगह पर 0 नोट कर देंगे। अब यहां पर आप देखें ध्यान से, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। b, क्योंकि लूप के हर पॉइंट पर b एक समान है, तो b कैसा हो गया? कांस्टेंट। और अगर b कांस्टेंट हो गया तो इंटीग्रेशन करते समय हम इसको क्या कर सकते हैं? बाहर ले सकते हैं। तो हमने बाहर ले लिया। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl, फिर से cos 0 की वैल्यू 1, b is constant at each and every point of the loop, so we can take it out and it will become closed integral of dl only because cos 0 is 1। अब dl फिर से ध्यान से देखिए, dl क्या होता है? आंसर है जो भी आपने ये लूप बनाया है, ये जो आपने लूप बनाया है, इस लूप की एक छोटी सी लेंथ विच इज अप्रोचिंग 0, जो कि इतनी छोटी होती है कि उसको हम
अगर यहां दिखाएंगे तो एक तो हम शो नहीं कर पाएंगे उसको, और अगर दिखाएंगे तो आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे, आप देख भी नहीं पाएंगे उसे, इसलिए मुझे इतनी बड़ी दिखानी पड़ती है। तो ये डीएल है, तो डीएल है लूप की एक छोटी सी लेंथ। ध्यान रखिएगा जरा कि डीएल क्या चीज है, लूप पर एक छोटी सी लेंथ। और जब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल लग गया, इसका मतलब यह हुआ कि लूप पर इस तरह की जितने भी डीएल मौजूद हैं, जितने भी डीएल वहां पर उपस्थित हैं, उन सभी का जोड़, उन सभी का योग, उन सभी का समेशन। अब आप देखिए कि एक डीएल ये हो गया, एक डीएल ये वाला हुआ, एक ये डीएल, एक डीएल, अगला डीएल, उसके बाद का डीएल, ऐसे बहुत सारे डीएल इसमें आ गए। और फिर उन बहुत सारे डीएल को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब बताइए, एक सर्कुलर लूप है, उसके आपने असंख्य टुकड़े तो कर दिए छोटे छोटे, और इसके बाद सबको जोड़ दिया, तो आप तो गई परिधि ना उसकी। भाई आप टुकड़े करके जोड़ो या डायरेक्ट इसको मेजर कर लो, बात तो वही आ रही ना। तो डीएल, यहां पर जो डीएल लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक छोटा सा एलिमेंट, लेकिन जब इसमें इंटीग्रेशन लग जाता है, इसका मतलब यह है कि उस लूप में जितने भी डीएल हैं सबका योग कर देना है आपको। तो लूप में ये जितने भी डीएल हैं, अगर सबको आप जोड़ देंगे तो ये इस लूप की परिधि के बराबर आ जाएगा। तो अगर लूप की रेडियस स्मॉल आर है तो इसकी परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर। इसलिए बी को तो हमने बी ही लिख दिया, और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरा आप देख रहे हैं इसकी जगह हमने लिख दिया 2 पाई स्मॉल आर। कैपिटल आर तो रेडियस है उसका। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब हमने कितने स्टेप्स पार कर ली, प्लीज टेल मी। हमने 2 स्टेप्स अब क्रॉस कर ली हैं। अभी थर्ड स्टेप पे क्या करना है, नेट करंट आपको फाइंड करनी है। कौन सी नेट करंट, जो कि लूप के अंदर से जाएगी। ठीक है, देखिए जरा फिगर में, ये करंट ऐसे यहां से जा रही नीचे से बहुत सारी का मतलब टोटल कितनी करंट है, आई। तो ये आई करंट नीचे से ऐसा जा रही है। अब आप मुझे बताएं, ये जो लूप बना हुआ है इतना बड़ा, क्या पूरी आई करंट जो इसमें से फ्लो हो रही है, पूरी आई करंट इस लूप में से पास हो जाएगी, या पूरी करंट लूप में से पास नहीं होगी? पास होगी लूप से पूरी करंट आई, या पूरी करंट लूप में से पास नहीं हो पाएगी? पूरी करंट पास नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाली करंट जब यहां जाएगी तो ये पास हो जाएगी, इसके अंदर से चली जाएगी, ये अंदर से चली जाएगी, ये चली जाएगी, ये चली जाएगी, लेकिन ये वाली करंट तो बाहर रह जाएंगी ना। इसका मतलब है टोटल करंट फ्लो कितनी हो रही है, आई, लेकिन पूरी आई करंट इस लूप के अंदर से पास नहीं हो सकती। फिर कितनी करंट पास होगी, यही हमको कैलकुलेट करना है, और ये बड़ा आसान है। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये इसमें से टोटल कितनी करंट जा रही है, ऐसे आई, तो कितने एरिया में से टोटल करंट आई जा रही है, इसका टोटल रेडियस कितना है, कैपिटल आर, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हुआ। जो चालक तार होता है उसका अनुप्रस्थ काट तो वृत्ताकार होता है ना, ऊपर का हिस्सा सर्कुलर होगा, तो इसका एरिया कितना है अगर रेडियस आर है तो, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया नहीं पता आपको, नहीं मालूम, मालूम है? तो अगर त्रिज्या आर है तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरे एरिया में से आप देखिए, पूरे एरिया में से कितनी करंट पास हो रही है, आई। कितने एरिया में से, आंसर है पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया में से आई करंट पास हो रही है। समझ आया कुछ आपको? तो पाई आर स्क्वायर एरिया से करंट पास होती है आई। देखिए यहां पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
लूप से गुजरने वाली नेट वैद्युत धारा। यहां पर करंट को कैलकुलेट करने का मेथड देखिए जरा। फिर से बताइए मुझे, इस कंडक्टर का टोटल एरिया कितना है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और उसमें से टोटल कितनी करंट पास हो रही है? आई। क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से जो धारा गुजरती है वो कितनी गुजरती है? गुजरने वाली धारा कितनी गुजर रही है? आई। तो आप बता सकते हैं अगर पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा आई है तो एकांक क्षेत्रफल से कितनी धारा गुजरेगी? जैसे पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से आई करंट जाती है, इसलिए एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा कितनी होगी? वेरी गुड, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये समझ आ गया आपको? क्योंकि ज्यादा का दिया हुआ है, 1 को हमको फाइंड करना है तो हमको डिवाइड करना पड़ता है। आपको याद होगा, जैसे 10 पेन की कीमत अगर 50 रुपीज है तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी आएगी? तो 50 में 10 से डिवाइड तो करते हैं आप। सो पाई आर स्क्वायर एरिया से गुजरने वाली करंट आई है, तो 1 एरिया से गुजरने वाली करंट कितनी? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गई करंट? नहीं आई, क्योंकि अभी तो 1 एरिया से गुजरने वाली करंट आई है। हमने कौन सी करंट फाइंड आउट करनी है? हमने फाइंड आउट करनी है ये वाली करंट जो इतने एरिया से गुजर रही है, बस। समझ आ रहा है? इसके अंदर की तो करंट चाहिए आपको। इसका एरिया कितना है बताइए? यह भी तो वृत्ताकार है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो इसका एरिया हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और हमको इस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया से जो करंट पास होती है बस उतनी सी करंट चाहिए। फिर से पाई कैपिटल आर एरिया से गुजरने वाली करंट आई, तो एक एरिया से गुजरने वाली करंट आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। और हमको जिस एरिया से गुजरने वाली करंट चाहिए वो एरिया कितना है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसलिए पाई स्मॉल आर एरिया से गुजरने वाली करंट बताइए क्या करना चाहिए? एक क्षेत्रफल से इतनी करंट जाती है, तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से कितनी करंट जाएगी? क्या कराना चाहिए? मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें हम इससे? मल्टीप्लाई। जैसे एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है, तो 8 पेन की कॉस्ट क्या होगी? 8 5 40। अब मल्टीप्लाई करवाते हो तो एक एरिया से इतनी करंट जाती है, पाई आर स्क्वायर एरिया से जो भी करंट जाएगी दैट विल बी आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ नहीं आया आपको? समझ आ गया ना कैसे करंट को देखिए कैसे कैलकुलेट करी जा रही है। यहां पर पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं। हमने नेट वैद्युत धारा निकाली है, तो नेट करंट कितनी आ जाएगी? आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसलिए इस लूप से गुजरने वाली नेट वैद्युत धारा आई नहीं है, क्योंकि आई का कुछ हिस्सा ऐसे बगल से चला जाएगा, बाहर से चला जाएगा, वो हमको कैलकुलेट ही नहीं करनी है। हमको तो केवल वो करंट चाहिए जो लूप में से जाएगी, और उसको हमने इस मेथड से कैलकुलेट किया। एंड द करंट passing through the loop is I into small r square upon capital R square. And now we have crossed our step number 3. थर्ड स्टेप भी क्रॉस कर लिया हमने। थर्ड स्टेप ही तो था ना, करंट का कैलकुलेट करना था, हमने थर्ड स्टेप भी क्रॉस कर लिया। सबको समझ में आ गया है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप किसी को? ठीक है, अच्छा। अब फोर्थ स्टेप में बताइए क्या करना रहेगा? एम्पियर्स सर्किटल लॉ को अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से मैं इसको ना इधर लगा देता हूं, इधर लिख देता हूं मैं। टोटल करंट इसमें से फ्लो हो रही है आई। एम्पियर के परिपथीय नियम से एम्पियर के
परिपथीय नियम से, अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, क्या होता था? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। यहां जो करंट यूज होगी वो नेट करंट होगी जो लूप से पास हो रही है। इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी। क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज बी मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू व्हाट इज नेट करंट? नेट करंट इज आई इंटू स्मॉल आर स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर स्क्वेयर। ठीक है, आप कैसा भी आर बना लो, इस आर से इस आर की एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, उस आर में 2 आर हैं, आर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहां से इसका एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर इसमें से बचेगा आपका। अब हमको तो बी कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करिए बी। 2 पाई आपने उधर ले जाना रहेगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये म्यू नॉट है, 2 पाई उधर जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। यहां पर आई इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ओ सॉरी कैपिटल आर स्क्वेयर। बस इतना सा मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आपको मिलेगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का जो ये हमने फॉर्मूला बनाया, इस मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूले में आप देख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इज अ कांस्टेंट। क्या होती है वैल्यू इसकी? इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वेयर। अगर इसको उधर भेज दोगे तो ये 4 पाई बन जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कांस्टेंट, आई जो करंट इसमें से फ्लो हो रही है, तो कंडक्टर में एक बार बैटरी या सेल लगाकर जो करंट पास करा दोगे वही तो फ्लो होती रहेगी, बीच में आप करंट को बदलने तो नहीं जाओगे ना। तो आई भी कैसा हो गया यहां पर? कांस्टेंट। रेडियस है ये कंडक्टर की। अगर इतना मोटा कंडक्टर आपने यूज किया है तो जब आप करंट पास करोगे तो ये कंडक्टर ऐसा तो है नहीं फूल के इतना मोटा हो जाएगा या सिकुड़ करके बस जरा सा पतला सा रह जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब क्या करंट फ्लो होने के दौरान उसका रेडियस चेंज होगा। आप अगर यहां हैं यहां पर और हमने पूछा बताइए चालक तार की त्रिज्या कितनी, आप क्या बताएंगे? स्मॉल आर की कैपिटल आर? स्मॉल आर बताएंगे। अरे वाह भाई, चालक तार कहां है? ये है चालक तार क्या? इतना कंडक्टर तो पूरा ये है। क्या पढ़ रहे हैं उतनी देर से आप? कंडक्टर कहां है? आप यहां पर जब हैं सो यू आर इनसाइड द कंडक्टर। अभी भी याद नहीं आ रहा है? हमने सबसे ऊपर सबसे बड़ा वाला लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। इस समय हम अंदर हैं। तो अगर आपका तो वही तरीका है ना कि अगर आपका कमरा इतना बड़ा सा है और उस कमरे के अंदर अगर आप एक जगह बीच में बैठे हैं तो बस कमरा इतना सा है, ये तरीका हो गया आपका। अगर आप यहां हैं तो कंडक्टर का रेडियस कितना? कंडक्टर तो पूरा है, कंडक्टर का रेडियस तो अभी भी आर है। आप यहां चले जाएंगे, आप चाहे जहां रहो, कंडक्टर का रेडियस बदल ही क्यों जाएगा? क्यों बदलेगा कंडक्टर का रेडियस? नहीं बदलेगा। तो आप चाहे जहां पर रहिए, आप कंडक्टर के अंदर जाइए, बाहर रहिए, सरफेस पर रहिए, बट द रेडियस ऑफ कंडक्टर विल रिमेन सेम। वो तो नहीं बदल जाएगी ना। रेडियस का मतलब क्या होता है आप समझते हैं ना? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कंडक्टर टू द सरकमफरेंस। उसका जो सरफेस है, अक्ष से सरफेस तक का जो डिस्टेंस होगा। अब ये अक्ष से सरफेस तक का जो डिस्टेंस होगा ये कंडक्टर की त्रिज्या है। तो फिर ये काहे की त्रिज्या है? ये लूप की त्रिज्या है। ना समझ आया अभी आपको? तो ये कैपिटल आर क्या है? चालक तार की त्रिज्या। स्मॉल आर वो जो काल्पनिक लूप बनाया है उसकी त्रिज्या है। और हम लूप की त्रिज्या आपसे नहीं पूछ रहे हैं, हम तो कंडक्टर की रेडियस पूछ रहे हैं ना। तो कंडक्टर का रेडियस भी कैसा होगा? आप यहां रहिए, यहां रहिए, यहां रहिए, आप कहीं रहिए, पर कंडक्टर का रेडियस क्या होगा? वो तो उतना ही रहेगा ना। ओके, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। अब म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, कैपिटल आर कांस्टेंट।
केवल स्मॉल आर वेरिएबल है। कैसे? क्या इसकी वैल्यू बदल सकती है? आंसर बदल सकती है। आप देखिए कैसे। आप यहां पर माना है पॉइंट P, तो ये स्मॉल आर है। आप अगर थोड़ा और दूर जाकर के यहां पर आप पॉइंट P मानते तो स्मॉल आर की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी मत ना हो जाती। अगर यहां के बजाय आप पॉइंट P यहां मान लेते बीच में और थोड़ा अंदर, तो स्मॉल आर की वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाती। तो स्मॉल आर बदल सकता है, स्मॉल आर वेरिएबल है। इसलिए हम देख रहे हैं दैट देयरफॉर B is directly proportional to a small r because all the rest quantities are constant in this formula. केवल r वेरिएबल है, so the magnetic field inside the conductor will be directly proportionate to the distance from the axis to that point. अक्ष से उस बिंदु तक की दूरी के अनुक्रमानुपाती होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कहां पर? अंदर। तो जितनी देर आप कंडक्टर के अंदर रहेंगे उतनी देर तक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी के अनुक्रमानुपाती होगी। दूरी बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, दूरी घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। तो आप बताएं, और वो भी लीनियर रिलेशन है, पावर 1 से चल रहा है। ये पावर 1 पे अगर ये चेंज होता है, इट मींस B एंड R हैव लीनियर रिलेशन। उनके बीच एक रेखा का संबंध है, एक रैखिक संबंध है, लीनियर रिलेशन है उनके बीच में। तो अब आप मुझे बताइए, हम यहां पर हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम यहां पर आ गए, मैग्नेटिक फील्ड का क्या हुआ होगा? बढ़ा, घटा या सेम रहा? कैसे पता लगाया आपने? क्योंकि अभी हम अंदर हैं और अंदर में दूरी बढ़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। तो हम यहां थे, कुछ मैग्नेटिक फील्ड था, फिर हम यहां चले गए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, घटा कि सेम रहा? बढ़ गया। हम इस पॉइंट पर आ गए, अब बताइए, बढ़ गया। यहां पर आ गए, अंदर हैं अभी, यहां पर आ गए, कैसे पता आपको? तो बाहर होने पर घट जाता है। वेरी गुड। बाहर होने पर जो मैग्नेटिक फील्ड है 1/r² से चेंज होता है। अभी हम आते हैं उस पर, अभी आपको सारी बात क्लियर करेंगे। एक चीज और यहां से पता लगा लेते हैं और इसके बाद हम आगे चलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अंदर की जब हम बात करते हैं तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम इस सूत्र से निकालते हैं। बाहर जब जाएंगे तो उसके लिए यह फॉर्मूला नहीं है, सरफेस पर जाएंगे तो भी यह फॉर्मूला नहीं है। केवल यह फॉर्मूला कब तक लागू होगा? जितनी देर तक आप करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर रहेंगे। तो अब आप मुझे बताइए, चालक तार की अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा? चालक तार की अक्ष पर बताइए, अक्ष पर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, अभी हमने पॉइंट यहां माना है तो इतना बड़ा स्मॉल आर है। अगर ये पॉइंट हम यहां मानते तो स्मॉल आर छोटा होता, बड़ा होता कि उतना ही बना रहता? छोटा हो जाता। और ऐसा आते आते छोटा होते जाता। और अगर पॉइंट को हम अक्ष पर ही मान लेंगे फिर उस समय स्मॉल आर क्या हो जाएगा? उस समय स्मॉल आर कितना हो जाएगा? 0। अगर स्मॉल आर 0 हो जाएगा तो बी की वैल्यू बताइए। चालक तार के, अब बताइए, अक्ष पर हैं तो हम चालक तार के अंदर हैं कि बाहर हैं या सरफेस पर हैं? इसको देख लो ना। अक्ष पर अगर है तो आप अंदर हैं, अंदर हैं तो बी के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? और उसमें स्मॉल आर की जगह 0 लिख दीजिए। तो जैसे ही आप स्मॉल आर की जगह 0 लिखेंगे, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन विल बिकम 0 एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी 0। और ये पहला चांस नहीं है जब अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है, इसके पहले 2 बार हो चुका है। हमने बायो-सेवर्ट के लॉ में भी अक्ष पर देखा था मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0। उसके बाद जब एप्लीकेशन कर रहे थे और उसमें मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, वहां पर भी अक्ष पर हम चुंबकीय क्षेत्र देखा था 0। और आज एम्पियर सर्किटल लॉ भी कहता है 0, तो होगा 0। फिर तो समझ आ गया। लेकिन आपको याद रहे कि ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का केवल कहां लगाएंगे हम लोग?
जब आप चालक तार के अंदर रहेंगे। बाहर जाएंगे ये उसके लिए नहीं है। और अक्ष पर पहुंच जाएंगे तो वहां तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, वहां तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही हो जाएगा ना अक्ष पे। ठीक है, इस आर्टिकल से रिलेटेड जितना भी चीज कैलकुलेट किया हुआ है एक बार उस पर नजर कर लेते हैं जरा। आउटसाइड द कंडक्टर आपने एक फॉर्मूला बनाया था बी का, वो फॉर्मूला आया था आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ठीक है, आप देख के बता सकते हैं कि इसमें जो बी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देख रहे हैं आप, म्यू नॉट 2 पाई आई, सारी चीजें कांस्टेंट है, तो बी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। मीन्स जितनी देर आप बाहर रहेंगे उतनी देर डिस्टेंस के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड घटेगा और डिस्टेंस के घटने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। दूसरा, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, चालक तार की पृष्ठ पर, यहां पर अगर हम रहते हैं तो सरफेस पर, अगर आप इन जगहों पर कहीं पर भी रहते हो तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिला हमको म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। और क्योंकि इसमें तो जितनी क्वांटिटीज आपको दिख रही हैं सब कैसा है, सब कांस्टेंट हैं, इसलिए सरफेस पर आप यहां रहिए, यहां रहिए, यहां कहीं पर भी रहिए, आप यहां आ जाइए, यहां पर, यहां सरफेस पर जितनी देर आप रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कैसा रहेगा, सेम कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। कहां पर, सरफेस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और इनसाइड द कंडक्टर, अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने ये सॉल्व की हुई है अभी, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वेयर। इसमें हमने क्या देखा, दैट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर, चालक तार की अक्ष की बात करिए तो चालक तार की अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, 0। ठीक है, अभी आपको समझ आ गया। हाँ, एक छोटी सी बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, यहां जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब ये करंट ऐसे फ्लो होती है तो आप देख रहे हैं थोड़ी सी करंट लूप के बाहर से चली जाती है और बाकी की करंट लूप के अंदर से जाती है। यहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बना है इस पॉइंट पर, क्या आप बता सकते हैं वो इस वाली करंट की वजह से बना है या इस वाली करंट की वजह से बना है, कि जो करंट लूप के अंदर से गई है उस करंट की वजह से बना है? कौन सी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना वहां पे? जो लूप के अंदर से गई है। जो करंट लूप के बाहर से चली गई है उस करंट की वजह से यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, याद रखिए। जबकि हमने इससे पहले आपको क्या बताया है, इससे पहले बताया करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बताया गया है आपको। लेकिन फिर भी जो करंट इस लूप के अंदर से जा रही है केवल उस करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इन करंट्स की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां नहीं बनेगा। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा जब गॉस थ्योरम आपने पढ़ा था तो उसमें आपको एक बात पढ़ने को मिली थी कि गॉस थ्योरम, जो गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं, जितना चार्ज उसके अंदर होगा केवल उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। जो चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर होगा उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनेगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्रिएट नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो आप सभी को याद रखना है कि लूप के इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ये केवल लूप के अंदर से जाने वाली करंट की वजह से बना है, लूप के बाहर से जो करंट चली जाएगी उसकी वजह से नहीं। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि डिस्टेंस के साथ में
किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है हमने सब जगह देखा। एक तरफ से चलना स्टार्ट करिए और मुझे बताइए इसको देख करके, ध्यान से सभी लोग, मैं यहां पर हूं, मैग्नेटिक फील्ड बताइए। मैं यहां पर हूं, इट मींस आई एम इन द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। तो अगर मैं एक्सिस पर हूं तो मैग्नेटिक फील्ड, मैं चलते गया। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो रहा है। यहां से हम चलते गए, चलते जा रहे हैं। अब जब चलते जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कहां से पता लगा आपको, यहां पर से जब तक यहां नहीं आ जाते हैं तब तक तो हम अंदर हैं, और अगर अंदर हैं तो ये देखिए डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम अक्ष से ऐसा अक्ष पर जीरो और जैसे जैसे अक्ष से दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, यहां पर आ गए, इतना हो गया, सरफेस पर आ गए ना, इतना हो गया। अब हम और बाहर जाने लगे। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड का, अब भी दूरी बढ़ रही है ऐसा चलने पर, लेकिन अब हम कहां पर हैं, बाहर हैं। और बाहर दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। अब आपको समझ आ गया कि अगर ये एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर की एक्सिस है, एक्सिस से जब हम एक तरफ ऐसे चलना शुरू करते हैं, यहां पर है तो बी जीरो, जैसे जैसे हम ऐसा चलते जाते हैं बी का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, सरफेस पर पहुंच गए, इतनी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद भी आगे हम जाने लगे, अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब क्या होने लगा, तो सबसे ज्यादा कहां पर है, देखो यहां पर तो जीरो है, इधर जाने पर बढ़ रहा है और इसके बाद फिर घटना शुरू हो गया। तो सबसे मैक्सिमम कहां पर है, सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है। तो ऑन द सरफेस कंडक्टर ऑफ कंडक्टर इतना मैग्नेटिक फील्ड है एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। तो एक बात और पता लग गई कि कंडक्टर की सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा। आप आगे जाने लगेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मैक्सिमम, घटना शुरू हो गया। ऐसा दूर जाते जाइए घटने लगेगा वो। तो आपको याद रखना है दो जगहें ऐसी होती हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा। कहां कहां पर, एक पॉइंट तो आपके सामने है अक्ष पर, दूसरा पॉइंट क्या चीज, सरफेस के बाहर। कहां पर, मैंने बोला कि दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र जीरो रहेगा। एक तो अक्ष पर जीरो रहेगा, दूसरा इंफिनिटी पर जीरो रहेगा। कहां पर जीरो होगा, आप ऐसा बहुत दूर निकल जाइए, तो बहुत दूर निकल जाइए, अनंत पर निकल जाइए। अनंत पर निकलने का मतलब कहां पहुंच जाइए, 8-10 मीटर दूर पहुंच जाइए। अनंत का मतलब ये थोड़ा होता कि अर्थ के उस कोने में पहुंच जाइए यार। एक कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो 8-10 मीटर का डिस्टेंस इसके लिए इंफिनिटी का काम कर सकता है। ठीक है, अब समझ आ गया, क्लियर। अच्छा, इधर से आइए, हम इंफिनिटी पर हैं, बताइए मैग्नेटिक फील्ड, हाँ जी, जीरो। क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसा चलने पर घटता था, ऐसा चलने पर बढ़ेगा। बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहां पर कितना हो गया, मैक्सिमम। अब बताइए, घटने लगा और घटते घटते भी पर कैसा हो गया, हम पार कर गए इसको, बताइए मुझे, पार कर गए, बताओ। बढ़ रहा है क्योंकि अंदर है और दूर जा रहे हैं, तो बढ़ रहा है यहां पर मैक्सिमम, और फिर यहां पर क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, और ऐसा अनंत पे चले जाएंगे, जीरो हो जाएगा। अब समझ आ गई सारी बात आपको, ठीक है। हम चाहें तो डिस्टेंस के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का एक ग्राफ बना सकते हैं, तो हम बनाते हैं ग्राफ को। आप भी देखिए, यहां पर भी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। देख लेते हैं, यहां पर बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और इस एक्स एक्सिस की तरफ हमने ली है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में एक ग्राफ बनाना चाहते हैं।
इस पॉइंट को मैंने मान लिया कि हम कहां पर, अगर यहां पर होंगे इसका मतलब हम कंडक्टर की एक्सिस पर हैं, एक्सिस ऑफ कंडक्टर ओ। जब ऐसा अक्ष से दूर जाना शुरू करेंगे तो अक्ष से दूर जाते हुए कुछ देर के बाद हमको क्या मिल जाएगी, उसकी सरफेस कंडक्टर की मिल जाएगी। कितनी दूर चलने पर मिल जाएगी, आंसर है त्रिज्या के बराबर जब चलोगे कैपिटल आर, यहां सरफेस मिल जाएगी। और इसके बाद अगर आप जाने लगेंगे तो आप कहां चले जाएंगे, बाहर। जितनी देर यहां पर है इतनी डिस्टेंस पर तो कहां हैं आप, अंदर हैं। अगर इतने हिस्से में हैं आप, इट मीन्स यू आर इनसाइड द कंडक्टर। और जैसे ही इसके बाहर निकले आप आउटसाइड हो गए, आउटसाइड द कंडक्टर। थोड़ा गौर से देखिएगा, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो एक्सिस के लिए तो पॉइंट यहीं पर रहेगा। ऐसा चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ऐसा चलेंगे डिस्टेंस बढ़ेगी। तो जब अक्ष पर है तब तो चुंबकीय क्षेत्र 0 रहता है ना, तो हमको पॉइंट यहीं लगाना पड़ा। अब अक्ष से दूर जाना शुरू कर दिया, लेकिन जब तक यहां नहीं पहुंचेंगे तब तक तो रहेंगे अंदर। तो अंदर में आपका मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ बढ़ता है, और बढ़ने के साथ आप देखें यहां r⁴ है, लीनियर रिलेशन है, लाइन के अकॉर्डिंग बढ़ेगा वो, ठीक है। तो यहां से, और जब तक यहां नहीं जाएंगे बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ग्राफ किस तरफ चलेगा, ऊपर की तरफ। डिस्टेंस भी बढ़ रही है, b भी बढ़ रहा है, ऐसा भी ग्राफ को चलाइए, ऊपर भी चलाइए और लाइन में चलाइए, तो ये कैसा चलेगा, ये ऐसा चल के चला जाएगा। हमने लाइन में क्यों बढ़ाया, क्योंकि b और r के बीच का जो रिलेशन है वो रैखिक संबंध है, लीनियर रिलेशन है, दोनों की पावर 1 1 आप देख रहे हैं। तो ऐसा बढ़ते गया, तो इनसाइड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रही थी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ते जा रहा था। सरफेस पर आ गए, मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, मैक्सिमम। यहां पर जो B आप देख रहे हैं दैट इज मैक्सिमम, और इनसाइड द कंडक्टर B इज इनवर्सली, सॉरी, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ग्राफ यहां पहुंच गया, B सबसे ज्यादा हो गया, इतना बड़ा हो गया B सबसे ज्यादा। अब बाहर चले गए हम, तो जैसे ही हम चल करके बाहर अब निकल जाएंगे, बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा, और जो घटेगा वो 1/r के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा। तो 1/r का जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, पहली बात तो घटेगा, और 1/r के अकॉर्डिंग, तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, क्योंकि इनके बीच लीनियर रिलेशन नहीं है। ये ऐसा रिलेशन है, देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे r⁻⁻1, सो दिस इज नॉट अ लीनियर रिलेशन। तो लाइन के अकॉर्डिंग तो नहीं घटेगा, कर्वेचर आपको मिलेगा। कभी भी आप y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बना के देखिए कैसा मिलेगा आपको, वो ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा लाइन नहीं मिलेगी फिर उस पर। तो यहां पर लाइन मिली, यहां लाइन नहीं मिलेगी। आउटसाइड द कंडक्टर B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और सरफेस पर कैसा हुआ B, मैक्सिमम। क्या अब आपको समझ आ गया? तो ये हमने बना लिया B और R के बीच का ग्राफ। तो अब आपको सारी बात समझ में आ गई है। ओके, सो वी क्लोज इट टुडे, थैंक यू।